ओके बेटा, हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन के एप्लीकेशंस स्टडी कर रहे थे। पिछली बार हम लोगों ने कौन सा एप्लीकेशन स्टडी किया था? स्पीड ऑफ इफ्लक्स, हाउ टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ इफ्लक्स। आज का जो एप्लीकेशन हमको स्टडी करना है दैट इज वेंचुरी ट्यूब। ठीक है, वेंचुरी ट्यूब द सेकेंड वन। अब ये वेंचुरी ट्यूब होता क्या है? ये असल में किसी पाइप में फ्लो होने वाले फ्लूइड की स्पीड को मेजर करता है ना। अगर मैं मान के चलूं कि मेरे पास एक सर्टेन पाइप है जिसमें लगातार कोई फ्लूइड जो है फ्लो हो रहा है और मैं मॉनिटर करना चाहता हूं कि ये जो फ्लूइड इस पाइप में से फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड क्या है, मैं ये मॉनिटर करना चाहता हूं, है ना। क्यों ये ज़रूरी है? जी हाँ, बहुत ज़रूरी है। देखो, आप जो देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज होती है आजकल जो आपका पैकेज्ड ड्रिंक्स देते हैं, जैसे कोको कोला हो गया, पेप्सी हो गया, रूह अफ़ज़ा या फिर ऐसे शरबत की बोतल बना के देते हैं। आपने कभी फूड फैक्ट्री ऐसा कुछ देखा होगा नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे, तो आपने नोटिस किया होगा कि वो एक असेंबली लाइन रहती, मशीनरी ऑपरेटेड रहती, पूरा वो बॉटल जाती है और फिर उसके बाद आपका फ्लूइड आता है, उसमें से ओपन होता है, वो अपने आप जब बॉटल फुल हो जाती है ना, और वो वापस से बंद हो जाएगा, फिर वो बॉटल आगे जाएगी, फिर दूसरे मशीन रहेंगी, उसको कैप लगाएगी, फिर वो आगे पैकेज करके भेजती है। अब ऐसा है कि ये मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ फ्लूइड कितनी स्पीड से फ्लो हो रहा। इन केस मान लो यहाँ से फ्लो होने वाले फ्लूइड की स्पीड कम हो जाएगी, इन केस अगर मान लो यहाँ से फ्लो होने वाले फ्लूइड की स्पीड कम हो जाएगी और ये मुझे मालूम नहीं है, तो क्या होगा? जो आपकी मशीनरी है वो आएगी, बॉटल आएगा, है ना, वो बॉटल भरेगी, मगर उसके अंदर से आने वाले फ्लूइड की स्पीड क्या है? कम है। मान लो 3 सेकंड में एक बॉटल भरती है ना, तो 3 सेकंड के लिए नल चालू रहेगा, इधर ध्यान दे, 3 सेकंड के लिए नल चालू रहेगा, है ना, बंद हो जाएगा। मगर प्रॉब्लम क्या थी? फ्लूइड की तो स्पीड कम थी। अब होगा क्या? वो पूरी बॉटल भरेगी क्या? नहीं हो सकता, 60% 70% ही बॉटल भरेगी और वैसे ही आगे चला जाएगा। और मशीन को खुद का दिमाग तो होता नहीं कि सब वो देख कर रिजार नहीं ये थोड़ा भरी नहीं करके, है ना, वो क्या करेगी, उसको पैक करके वो आगे ट्रांसफ़र कर देगी। वो पता ही नहीं चलेगा कि भैया ये तो गड़बड़ हो गई यहाँ पर। या फिर मान लो स्पीड ज़्यादा हो गई किसी वजह से, तो ज़बरदस्ती का फ्लूइड का क्या हो जाएगा? ओवरफ्लो हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है कि यहाँ पाइप में से जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड क्या है। अभी कैसे मॉनिटर करेंगे? देखो, बहुत आसान है। सबसे पहले तो इस पाइप का एक सेक्शन काटा जाता है, इस पाइप का एक सेक्शन काटा जाता है और यहाँ पर एक कॉन्स्ट्रिक्शन वाला पाइप लगाया जाता है, मतलब एक ऐसा पाइप जिसका क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा कम रहेगा, है ना, इस तरह से कम क्रॉस सेक्शन वाला हिस्सा यहाँ पर लगाया जाता है। अब देखो, यहाँ पर स्टेट बोर्ड में और आपके कहा जाएगा एनसीईआरटी में यहाँ थोड़े से डायग्राम्स अलग अलग दिए हुए हैं। अगर मैं स्टेट बोर्ड में देखूं तो कुछ डायग्राम इस तरह से आता है यहाँ पे। ओहो, तो स्टेट बोर्ड का डायग्राम अगर मैं देखूं तो कुछ इस तरह से है कि एक पाइप की ओपनिंग यहाँ पर है और एक पाइप की ओपनिंग यहाँ, सिलेंड्रिकल ओपनिंग यहाँ पर है, एक कॉलम इधर है आपका। जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, और मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा इन दिस लेवल, ऊपर यहाँ रहेगा। अच्छा, हाइट यहाँ ज़्यादा रहेगी कि यहाँ कम रहेगी? बता सकते कुछ? हाइट ये सही बनाया कि गलत बनाया? मैंने गलत बनाया। क्यों? कहाँ पे? ये बीच वाले सेक्शन में प्रेशर ज़्यादा रहेगा। सही कह रहे हैं ये? क्या ये जनाब सही कह रहे हैं? क्या ये जो बोल रहे हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया जो है, पार्ट जो है आप देख रहे हैं जहाँ पर सेक्शन थोड़ा सा कम है तो वहाँ प्रेशर कम रहेगा? देखो, ओपनली आप डिस्कस करो, ये डिस्कस करना ज़रूरी है। मैं आपको जज नहीं करूँगा, ना डांटूंगा इस बात पे, है ना। आप कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये, मगर मैं चाहता हूँ कि आप डिस्कस करते चलो। जैसे कि इन्होंने कहा कि यहाँ प्रेशर कम रहेगा कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया में, क्या इन्होंने सही कहा?
या सॉरी ज़्यादा रहेगा आपने कहा, हाँ। एनीथिंग एल्स, और कोई बोलना चाहेगा? हाँ अबू सर, अबू सर लग रहा है वो बहुत एक्साइटेड नज़र आ रहा है अबू सर। अच्छा गर्ल्स, आप में से कुछ बोलेंगे, आप बताइए क्या ये सही है स्टेटमेंट कि इस सेक्शन में प्रेशर ज़्यादा है ना? ज़्यादा है? तुम यही बोल रहे ना? हाँ, ये जैसा इन्होंने कहा, मैं वेलकम करता हूँ कि जो स्टेटमेंट इन्होंने कहा, मगर ये क्या सही है या गलत है बताओ मुझको। कितने लोगों का मानना ये सही है कि यहाँ प्रेशर ज़्यादा रहेगा? कोई बात नहीं, होता है भाई गड़बड़, अगर सही भी है तो अच्छी बात है, नहीं भी हुआ तो गड़बड़ है, कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। इन्होंने कोशिश की है, बहुत बड़ी बात है। बोलना चाहिए, बी वोकल, बी कॉन्फिडेंट व्हाट यू से। हाँ बोलो। हाँ रईस, सही है, रईस का कहना है कि स्टेटमेंट सही कहा गया है। और बोलो बेटा। अब्दुल रज़ाक, वेल माय ओपिनियन इज स्टाइल। तो अब तेरे बाल कटा रहे? हाँ, क्या ये स्टेटमेंट सही है जो इन्होंने कहा? अब कह दिया तो कह दिया, बोले सही छोड़ूंगा। ओके गर्ल्स, गर्ल्स बताएं क्या ये स्टेटमेंट सही है कि ये सेक्शन में प्रेशर ज़्यादा है? एक्चुअली देखा जाए तो ये सेक्शन में प्रेशर कम है। रीज़न, क्योंकि वहाँ पर फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा रहेगी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जहाँ पर कम होता है, फ्लूइड की स्पीड क्या होती है वहाँ पे? ज़्यादा होती है। अब बर्नौलीज प्रिंसिपल जब पढ़ाते वक्त ही मैंने कहा था, जहाँ पर फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पर प्रेशर कम होगा। ये बोला नहीं तो मैंने, मिसकंसेप्शन होता है कि जहाँ पर फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा होगी तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, वो फुक मार के भी बताया था मैंने। तो ये याद रखना, जहाँ फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ एक्चुअली में प्रेशर कम होता है। तो जैसा कि इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑफ कोर्स यहाँ प्रेशर कम है, इसलिए हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम कम है। ये समझना भी ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है? आया समझ में? और एक में क्या है, बस यहाँ पर यूट्यूब लगाया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर मैंने ऊपर 2 सेक्शंस निकाला ना, एनसीईआरटी में यहाँ पे यूट्यूब है और यूट्यूब के ज़रिए लेवल्स को मॉनिटर किया गया है। खैर नॉट सो वो उस चीज़ को इतना टेंशन नहीं वाली बात नहीं है वो। तो खैर हमारे से ये कहा गया है कि भाई हमको क्या करना है कि जो फ्लूइड मेन जो पाइप है हमारा, कौन सा पाइप है? ये पाइप है मेन, ये तो मेजरमेंट के लिए लगाया हुआ है इतना सेक्शन। तो मुझे इसमें जो है फ्लूइड की स्पीड कैलकुलेट करना है। तो बोले वो कैसे कैलकुलेट करूँ? बहुत आसान है, आप देखो ये पॉइंट्स को नाम दे दो, ये पॉइंट ए नाम दे दो, ये पॉइंट बी करके नाम दे दो। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ बाय बर्नौलीज इक्वेशन, बाय बर्नौलीज इक्वेशन। अगर हम बर्नौलीज इक्वेशन का इस्तेमाल करें तो भाई देखो दोनों तो पॉइंट सेम लेवल पे है, तो मैं ये लिख सकता हूँ प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस हाफ ऑफ रो वी ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट बी प्लस हाफ ऑफ रो वी बी का स्क्वायर। अब आप सोच रहे हैं सर ये कहाँ से आया? बेटा बर्नौलीज इक्वेशन की आपने लिखे थे नहीं, है ना? अब रो जी एच भी था उसके अंदर, मगर मैंने ये भी बात कहा था कि अगर ये सेम लेवल पे हो तो एच वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेम एच दोनों के लिए कैसी है? सेम है। तो इस तरह से, तो ठीक है चलो अब आगे क्या? तो प्रेशर एट पॉइंट ए माइनस प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ रो वी बी का स्क्वायर माइनस वी ए का स्क्वायर, हाफ ऑफ रो वी बी का स्क्वायर माइनस वी ए का स्क्वायर। अच्छा ठीक है चलो मान लिया। अब देखो ये पॉइंट पे जो प्रेशर डिफरेंस होगा, ये पॉइंट पे जो प्रेशर में डिफरेंस होगा या प्रेशर में जो फर्क होगा, ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ये देखो एच रो जी से, है ना? ये हाइट ऑफ द कॉलम जो है अलग अलग है ना, इसमें जो है हाइट ऑफ द, जैसे आप देख सकते हैं लिक्विड कॉलम का हाइट यहाँ पर कितना है, यहाँ लिक्विड कॉलम का हाइट कितना है। जैसे मान लो कि यहाँ पर से सेंटर से या फिर यहाँ से जो आप नापना चालू करते हैं, और मैं बोलता हूँ यहाँ पर हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम कितना है? H1, और यहाँ हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम है H2। तो जाहिर बात है ये जो रहेगा फ़र्क जो दोनों में है वो कितना होगा? H1 माइनस H2, जिसको आप सिर्फ क्या बोलेंगे? H। तो मैं बोलूँगा डिफरेंस इन प्रेशर क्या होगा, या इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? तो आप कहेंगे इस पॉइंट पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H रो जी, H1 रो जी। इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H2 रो जी। अच्छा डिफरेंस इन प्रेशर क्या होगा? डिफरेंस निकालो।
तो जब PA तो कैंसिल हो जाएगा डिफरेंस निकालते वक्त, H1 माइनस H2 ρg हो जाएगा, और H1 माइनस H2 को मैंने क्या बोला, H। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि PA माइनस PB, बट PA माइनस PB डिफरेंस इन प्रेशर, ये तो क्या है भैया, H ρg है, आप इसे H ρg कह सकते हैं डिफरेंस इन प्रेशर को। तो अब अगर ऐसी बात है तो भैया ये फॉर्मूला अब ऐसा लिखा जाएगा, देयरफॉर H ρg इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ रो VB का स्क्वायर माइनस VA का स्क्वायर। ओके ठीक है, चलो मान लिया, रो और रो हुआ कैंसल, फिर आगे क्या हुआ यहाँ पे, आप इसको लिख सकते हैं देयरफॉर ट्वाइस H इंटू G इज इक्वल्स टू VB स्क्वायर माइनस VA का स्क्वायर। अब हमारा मेन टारगेट क्या है यहाँ पर, हमारा VA का स्क्वायर, हम VA की वैल्यू निकालना हमारा मेन टारगेट होता है। तो अगर मैं बोलूँगा मेरा मेन टारगेट VA की वैल्यू निकालना है, तो देखो मैं बोलूँगा VA स्क्वायर इज इक्वल्स टू VB स्क्वायर माइनस ट्वाइस HG, और VA इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ VB स्क्वायर माइनस ट्वाइस HG। अब ऐसा है जनरली VA को V1 से रिप्रेजेंट किया जाता है और VB को जनरली V2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अक्सर 1 और 2 में देखने की आदत है हमको, A और B में मैंने लिख डाला, चलो A और B लिख डाला था, मगर अक्सर हमको 1 और 2 में देखने की आदत है। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, ये इक्वेशन ऐसी लिखी जाएंगी, V1 इज इक्वल्स टू V1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ V2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ HG। ये इक्वेशन आपकी ऐसे लिखी जाएगी, है ना, V1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ V2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ HG, एक ही मीनिंग है उसके अंदर। अब ऐसा है कि अगर मुझे V1 चाहिए, तो मुझे उसके लिए VB या फिर V2 की वैल्यू मालूम होना ज़रूरी है। मगर ऑफ कोर्स मैं बोलूँगा सर मेरे को तो है नहीं वैल्यू मालूम, कब कैसे, कोई बात नहीं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करो। बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, आप अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करते हैं, आप लिख सकते हैं A1 B1 इज इक्वल्स टू A2 V2, दैट इज V2 इज इक्वल्स टू A1 अपॉन A2 इंटू V1, है ना। अगर ऐसी बात है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 2 और इसे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो अब एक काम करूंगा, मैं इक्वेशन नंबर 1 में डाल दूंगा ये वैल्यू, देखो फ्रॉम 1, तो मैं लिखूंगा ट्वाइस HG। याद रखना VB का मतलब क्या है, V2 है, VB का मतलब क्या है, V2। तो VB की जगह V2 डालूंगा, A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर, V1 का स्क्वायर माइनस VA के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, V1 का स्क्वायर। अब एक काम करो, ट्वाइस HG, यहाँ से V1 स्क्वायर कॉमन निकाल लो, हाँ जी निकाल लिए, बचा क्या, A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर माइनस, अरे हाँ ना बोलो, समझा कि नहीं समझा, इसमें से V1 स्क्वायर क्या करे, कॉमन निकाल दी। अभी पूरा ब्रैकेट उठा के डाल दो ट्वाइस H अपॉन HG के नीचे, तो मैं बोलूँगा देखो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस HG अपॉन A1 बाई A2 का होल स्क्वायर माइनस 1, है ना। और अब इसका ले लो स्क्वायर रूट, तो मैं बोलूँगा देयरफॉर V1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस HG A1 बाय A2 का होल स्क्वायर माइनस 1। ये मेरे पास V1 निकालने का एक बेहतरीन फॉर्मूला आ गया, जिसमें V2 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेल मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ तक स्टेट बोर्ड में, और 1 और 2 के फॉर्म में सॉल्व किया है मैंने, A और B कर डाला था, मगर वो 1 और 2 के फॉर्म में सॉल्व किया है। तो स्टेट बोर्ड में ये यहाँ तक के फॉर्मूला है, आगे का जो स्टेप आप देख रहे हैं सारा वो NCERT के अकॉर्डिंग है ना। मतलब NCERT की जो MCQs आएंगे अगर इवेंचुअली ट्यूब पे रहेंगे तो इस बेसिस पे आएंगे, ये फॉर्मूले की बेसिस पे, ठीक है, नोट कर लो। चलो अब हमारा अगला टॉपिक इसी से जुड़ा हो, दैट इज मैग्नस इफेक्ट। तो अब हमारा अगला एप्लीकेशन जो है, अब ये सब थ्योरेटिकल एप्लीकेशन से बाकी के हमारा जो है वो है तीसरे नंबर का मैग्नस इफेक्ट।
ओके, मैग्नस इफेक्ट जो कि रिलेटेड है स्पिनिंग ऑफ द बॉल से रिलेटेड। चलो, क्रिकेट कौन अच्छे से खेलता? अरे वाह, माशाल्लाह। हाफिज साहब बताओ, एक बॉल को किस तरह से, कितनी तरह से स्पिन किया जा सकता है? मेरे को क्रिकेट की बिल्कुल नॉलेज नहीं, अपन फुटबॉल वाले। तो भाई आप बताओ, बोलो क्या क्या है क्रिकेट को, सॉरी बॉल को स्पिन करने के कौन कौन से तरीके, कौन कौन से स्पिन होते बॉल में? ऑफ स्पिन, लेग स्पिन और ऑर्थोडॉक्स। ये भी एक है कि सारा मुझे पहली बार सुन रही थी। रिवर्स स्विंग होता है ना, हाँ, रिवर्स स्विंग फास्ट बॉल में होती है। क्या होता है रिवर्स स्विंग में? हाँ, तो रिवर्स स्विंग में ऊपर जाती बॉल कि नीचे आती, दब के आती? जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल एक सादा कोलिजन वाला जो रहता है ना, एक अंदाज़ा, जो अगर बैट्समैन यहाँ खड़ा है, यहाँ से ऐसा आएगा बॉल, एक अंदाज़ा लगाएगा कि भैया ये इधर आने वाला है, उस हिसाब से वो बैट उठाएगा। तो रिवर्स स्विंग में एक्चुअल में बॉल नीचे दब के जाएंगी कि ऊपर जाएंगी? मतलब जाने वाला उसने अंदाज़ा ये लगाया कि यहाँ आएगा बॉल, मगर ये इधर से चला गया दब के, है ना। हाँ चल ठीक है, नीचे से चले जाएगी ना। और अब ये जो अंदाज़ा लगाया था उसकी कुछ अलग ही कुछ हो गया ये, है ना। अब मुझे फिर एक बाउंसर आती जो एकदम, है ना, ऊपर चले जाती। अच्छा, ऑफ स्पिन में क्या होता है कि भाई आप जाके ऑफ साइड से वो अंदर टर्न लेती है ना। लेग स्पिन में क्या, लेग साइड से अंदर स्टंप को हिट करती है। ये स्पिन होता कैसे? ये तो ये मत बताना कि बॉल को ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाना पड़ता, वो तो एक अलग फैक्टर है। फिजिक्स बताओ उसके पीछे का, उसके पीछे का फिजिक्स बताओ मुझे। हाँ अच्छा चल ठीक है, एक बात बता, अगर सपोज करो मुझे ऑफ स्पिन करना है तो मैं बॉल को शायद ऐसा घुमाऊंगा, है ना, कि जैसा अगर ऐसा डालना है तो ऐसा घुमाते हुए डालूंगा यूं, तो वो ऐसा रोटेट होते हुए जाएगा, ऐसा 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 रोटेट होते होते जाएगा वो। तो अब अगर वो ऐसा रोटेट होते होते जा रहा, फिर उसके बाद, है ना, वो टप्पा खा के तो समझ में आता है कि टप्पा खाने, ऐसा गोल रोटेट हो रहा था इसलिए टप्पा खा के इधर ऐसा चले गया। कभी कभार आपने देखा होगा फुटबॉल में वो हवा में स्पिन होता हूँ, बेसिकली फुटबॉल बनाना कट बोलते हैं उसको, है ना। अब उसमें क्या है कि मान लो स्टंप इधर है, सब प्लेयर सामने खड़े हैं, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स में बताता है वो ऐसा कट मारता कि वो प्लेयर्स ऐसे खड़े, पूरा ब्लॉक करके खड़े हैं उन्होंने, किसको, आपके नेट को, मगर वो जो आता फुटबॉल वो जब किक करता तो वो ये ऐसा रोटेट होके जाता, है ना, यहाँ से ऐसा बनाना कट बोलते, बनाना जैसा बन जाता शेप वो। अब आप सोचो ये तो टप्पा भी नहीं खाया, ये तो हवा में ही स्पिन हो गया। अब सीन क्या हुआ होगा कि हवा में ऐसा क्यों स्पिन हुआ होगा, है ना। चलिए पहले अपन इसको ऐसा समझ के चलते हैं कि एक मान लो बॉल है, अमजद देखो, एक पर्टिकुलर बॉल है, इमेजिन कर लो, एक पर्टिकुलर बॉल है जो फिलहाल इस तरह से रोटेट होते हुए जा रहा है, इस तरह से रोटेट होते हुए यूं 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 करके देखा, नीचे वाला हिस्सा नीचे से ऊपर आ रहा है ना, और ऊपर वाला हिस्सा ऊपर से ऐसा पीछे की तरफ जा रहा है, और ये इस तरफ आगे बढ़ रहा है ना। और वो खुद बॉल जो है इस तरफ, उसका जो सेंटर ऑफ मास है इस तरफ बढ़ रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इस तरफ है ना। तो इस तरह से रोटेट होते 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 वो आगे जा रहा है, और ये जो हवा है उसके आसपास की जो है ना, अब वो पार्टिकल्स को ऐसा पूरा घसते हुए जा रहा होगा, और ये जो हवा है उसकी पूरी इस तरफ से उसको क्रॉस करते हुए जा रही होगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बॉल किधर होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। तो आसपास के सराउंडिंग की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ सराउंडिंग बोलना चाहिए मुझे, कुछ इस तरफ से पीछे की तरफ जा रही होगी, है ना, और ये बॉल कुछ आगे की तरफ जा रहा होगा। अब ऐसा है कि यहाँ पर जब मैं इस तरह से बॉल को रोटेट कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप बॉल इस तरह से रोटेट हो रहा है इस तरफ से लगातार। अब हम यहाँ देखते हैं कि देखो यहाँ पर ये जो बॉल के पार्टिकल्स है, ये जो बॉल का सरफेस है, तो वो क्या कर रहा है, उसकी अपने आसपास के जो पार्टिकल्स है वो इनको इस तरफ रिवॉल्व मतलब रोटेट कर रहा है इधर, या इधर उनको वेलोसिटी दे रहा है। वो बोल रहा है कि यहाँ के गैस पार्टिकल्स को बोल रहा है कि तुम इधर की तरफ रोटेट हो, तो ये सारे पार्टिकल्स इस तरफ रोटेट हो रहे हैं। वहीं इसके पास के जो पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं,
इस तरफ रोटेट हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। अब ये बॉल आगे जा रहा है, नीचे की जो हवा है इधर से क्रॉस होते हुए ऐसी जा रही है। तुमको नहीं लगता कि देखो सराउंडिंग की वेलोसिटी और बाहर की पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी होगी, सेम डायरेक्शन में होगी, तो यहाँ की जो रिलेटिव वेलोसिटी रहेगी वो थोड़ी सी लो लेवल पे रहेगी। बोले ये कैसे? अब देखो ये अगेन कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का आ गया। अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी आपने अच्छे से पढ़े हैं, रिलेटिव वेलोसिटी है ना, मोशन इन 1D में अगर आपने अच्छे से पढ़े तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। दो चीज़ें अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या करते हैं, माइनस। दो चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी को क्या करेंगे, प्लस, है ना। तो अब ऐसा हुआ कि भाई ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है कि अब हम यहाँ देखते हैं कि जब यहाँ पर आप देखते हैं कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, इसीलिए रिलेटिव वेलोसिटी जब यहाँ और यहाँ की मैं निकालूंगा तो वो दोनों कैसे निकालूंगा, माइनस करके। और जब यहाँ की और यहाँ की रिलेटिव वेलोसिटी निकालूंगा मैं प्लस करके निकालूंगा, तो यहाँ की रिलेटिव वेलोसिटी क्या रहेगी, अ बिट हायर। और इस वजह से क्या होता है कि देखो यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी हायर है ना। अब वेलोसिटी हायर है और यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, लोअर। जहाँ वेलोसिटी हायर रहती वो कौन सा रीजन रहता, अभी बताया थोड़ी देर पहले। जहाँ वेलोसिटी फ्लूइड की ज़्यादा रहती वो लो प्रेशर रहता कि हाई प्रेशर रहता, लो प्रेशर रीजन। तो ये लो प्रेशर रीजन है और ये कौन सा है, हाई प्रेशर रीजन है। अब जिसकी वजह से ये हाई प्रेशर और ये लो प्रेशर हो जाएगा, जिसकी वजह से ये ऐसा फील होगा कि ये बॉल को अंदर की तरफ दबाव फील हो रहा है ना। और जब वो दबाव फील होता है तो जो बाउंस होता है, जितना एक्सपेक्टेड था कि ऊपर जाएगा, है ना, बैट्समैन ने ये सोचा कि अभी ऊपर जाएगा, ये उठाया उसने ऐसा बैट, वो नीचे दब के चल गया। ऐसे ही डालते ना रिवर्सिंग, है ना, ऐसा इरफान पठान का, ब्रेटली का, है ना। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं आपने देखा ये कैसा स्पिन हो रहा, वही कॉन्सेप्ट आपके ऑफ स्पिन और लेग स्पिन पे लगता है ना। अगर मैंने मान लो किसी बॉल को ऐसा रोटेट, देखो ऐसा रोटेट होते हुए जा रहा बॉल, ऐसा रोटेट होते हुए जा रहा। अब ये देखो बॉल ऐसा रोटेट जा रहा, इमेजिन करो कि ये यहाँ का जो पार्टिकल है ना, बॉल के साथ जो चिपका हुआ पार्टिकल है वो कैसा रोटेट होगा, इस तरफ। इधर बॉल के साथ चिपका हुआ पार्टिकल इस तरफ, हवा को ऐसा क्रॉस करते हुए जा रहा, हवा की वेलोसिटी ऐसा, है ना। अब देखो हवा की वेलोसिटी इधर, पार्टिकल की वेलोसिटी इधर, ऑपोजिट डायरेक्शन, रिलेटिव वेलोसिटी हायर ऐड होगी और यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी लो, क्योंकि देखो इधर सेम, हाँ देखो ये इधर पार्टिकल और हवा जो बाजू बाजू है वो भी इधर जा रही, तो रिलेटिव वेलोसिटी लोअर, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। अब बॉल के इधर का साइड का वेलोसिटी हायर है, इधर साइड का वेलोसिटी क्या है, लोअर है। जहाँ वेलोसिटी हाई प्रेशर लो, जहाँ वेलोसिटी लो प्रेशर हाई, जिसकी वजह से हाई प्रेशर की वजह से बॉल को क्या हो रहा, राइट साइड में फोर्स जैसा फील हो रहा, तो वो बॉल थोड़ा सा टर्न लेते हुए जा रहा है ना। ऐसे ही डालते हैं ना अब ये इसके अंदर जो ऑफ स्पिन करना है, जो अगर ऐसा, तो वही बात हो रही है यहाँ पर बेटा कि देखो कि स्पिनिंग ऑफ द बॉल किस वजह से हो रहा है ना, कि ये अगेन जो बॉल की जो स्पिनिंग है ये पूरा का पूरा आपका जो कहा जाएगा बर्नौलीज प्रिंसिपल को फॉलो करता है ना। जो आप फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल में जो बनाना किक होती है वही होता है पॉइंट। आप जब है उसके फुटबॉल जो रहता है उसके सेंटर ऑफ मास पे किक नहीं करते। अगर मैंने फुटबॉल के सेंटर ऑफ मास पे किक किया तो मसला क्या हो जाएगा, वो सीधा जाएगा बिना खास रोटेट हुए। हम बराबर यहाँ ऐसा हिट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा हिट यहाँ बाजू में कर देंगे तो वहीं जगह पे गोल घूमेगा। हमको उसको आगे भी भेजना है, हमको उसको आगे भी भेजना है और उसको टर्न भी करना है, तो हम यहाँ कहीं उसको हिट करते हैं। जब हम उसको यहाँ हिट करते हैं तो उसके सेंटर ऑफ मास से दूर आपने हिट किया है ना, तो वो आगे भी जाएगा, साथ में ऐसा रोटेट करते हुए भी जाएगा, है कि नहीं। जैसे कि मुझे ऐसा टर्न करना है बॉल को, तो मैं उसको ऐसा किक करूँगा ना यूँ यहाँ पे, तो फिर ये ऐसा रोटेट होते हुए जाएगा। अभी जो एग्जांपल लिए थे हमने, है ना, यहाँ लो प्रेशर रीजन, यहाँ हाई प्रेशर रीजन, और फिर वो फुटबॉल ऐसा टर्न हो जाता है। आई बात समझ में। अब अगर मुझे ऐसा टर्न करना है लेफ्ट में, मैं इधर किक करूँगा उसको, फुटबॉल ऐसा रोटेट होते हुए जाएगा, है कि नहीं, है ना। और फिर उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इधर हाई प्रेशर रीजन और इधर लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो ऐसा टर्न हो जाता है। आया समझ। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है मैग्नस इफेक्ट, कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। अब एमसी नीट के अंदर आपको क्वेश्चन कैसा आएगा ये, है ना, नीट के अंदर सिंपली ये ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भैया मैग्नस इफेक्ट किस प्रिंसिपल से रिलेटेड है, ज़्यादा कुछ इतना नहीं आने वाला, है ना। तो भाई ये जनरली ऐसे नीट के अंदर आएगा। हाँ,
जेई में थोड़ा सा ऊपर जाएगा वो क्वेश्चन कि अगर ऑफ स्पिन किया जाए या फिर उसको आपने रोटेट इस तरह से किए तो किधर टर्न लेगा, लेफ्ट में लेगा, राइट में लेगा, ऊपर लेगा, नीचे लेगा, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा जेई में वो एप्लीकेशन बेस्ड वो बना देते हैं। मगर आपको जो नीड ओरिएंटेड है तो इतना डायरेक्शन को लेकर नहीं पूछते वो। ओके, तो ये था मैग्नेस इफेक्ट। और एक है, हम लोग इसी तरह से एक और एप्लीकेशन पे जाएंगे, दैट इज ऑटोमाइजर। ऑटोमाइजर, अब देखो आजकल ये ज़माने में इस टाइप के स्प्रे तो मिलना बंद हो गए। ये मेरे ड्यूरिंग चाइल्डहुड मैंने ये ऐसे स्प्रे देखा था। देखो ये ऐसा, और यहाँ पे एक बॉक्स जैसा लगा रहता था और यहाँ रहता था एक पिस्टन। इधर ध्यान दो, एक पिस्टन रहता था, एक बड़ा सा आता था इस तरह से, ये कुछ नहीं, अंदर हवा रहती थी बस। और ये जो आप देख रहे हैं एक जार जैसा ये जो रहता था, यहाँ लिक्विड भरा रहता था, है ना। अब ऐसा है कि फिलहाल यहाँ क्या है, एटमॉस्फेयर, हवा घुसी हुई है अंदर हल्की फुल्की, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये लिक्विड अंदर दबा हुआ है। अब होता क्या था कि जब मैं इसको, ये जो पिस्टन इसको ऐसा तेज़ी से आगे ढकेलता था, तो जब मैं इसको पिस्टन को आगे ढकेलता था तो ये यहाँ पर तेज़ी से हवा को बाहर की तरफ फेंकता था, सिर्फ हवा को फेंकता था बाहर की तरफ। अब जब ये हवा को बाहर की तरफ फेंकता था तो यहाँ पर फ्लूइड की यानी हवा की स्पीड क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। जहाँ पर हवा की स्पीड ज़्यादा वहाँ पर प्रेशर कम। अब यहाँ जैसी देखो ये दब के चुपचाप क्यों बैठा हुआ था, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा था। प्रेशर ज़्यादा था, इसी वजह से शांति से जो फ्लूइड है अपने जगह पे चुपचाप बैठा हुआ था। मगर जैसे यहाँ पर हवा ज़्यादा तेज़ी से निकली, यहाँ का प्रेशर लो हुआ, ये फ्लूइड का लेवल राइज होता है। फ्लूइड अपनी जगह से थोड़ा सा राइज होना स्टार्ट कर देता है, ये यहाँ तक आता है जैसे मान लो ये, और ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में फिर वो फ्लूइड्स बाहर निकलता है। तो पुराने ज़माने में जो स्प्रे होते थे वो ऐसा, है ना, गार्डन स्प्रे होता था, मॉस्किटो स्प्रे होता था, है ना। जो मैं यंग चाइल्डहुड में मैंने ये देखा था एकदम कि भाई वहाँ पर हम देखते थे कि जैसा गार्डन स्प्रे, मेरी मम्मी जो गार्डन स्प्रे इस्तेमाल करती थी अक्सर, एक अच्छा बड़ा गार्डन था तो उसमें इस तरह से स्प्रे तो झाड़ू को स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल करते थे। फिर एक ऐड आता था टीवी पे देखता था मैं, बेगॉन स्प्रे का उस वक्त आता था एक, तो उसमें भी इसी टाइप का रेड कलर का रहता था और वो पंप करके बताते जैसे मच्छरों से बचने के लिए ये स्प्रे मारिए अपने यहाँ बेड के नीचे, ऐसा वैसा वो बताते थे। अब तो ये सब बंद हो गया। उसके बाद फिर कैसे आया, इसके बाद जो है इस टाइप का स्प्रे आने लगा। ये भी वही कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, ये भी वही कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। जब हम यहाँ इस तरह से दबा रहे हैं, है ना, तो सिचुएशन ये हो रही है कि यहाँ पर से इतने छोटे से होल से क्या हो रही है, हवा तेज़ी से बाहर निकल रही है ना। अब ये पाइप है ना, या नीचे यहाँ पे ये पानी के अंदर डूबा हुआ है, तो जब मैं इसको ऐसा प्रेस कर रहा हूँ तो वो जो अंदर हवा कैद है वो तेज़ी से यहाँ से बाहर निकल रही है। जब तेज़ी से यह हवा जो है ये अंदर कैद जो हवा है, जब वो तेज़ी से बाहर निकल रही है ना, तो फिर वो क्या हो रहा है कि भाई जो फ्लूइड उसके साथ है उसको प्रेशर अब लो हो गया, ऊपर ही नली में का जो प्रेशर है वो लो हो गया। अब वो नली में का प्रेशर लो हो गया तो उसके साथ वो बाहर निकल जा रहा, जो कि आप देख रहे हैं ये स्टेप से आ रहा है ना। वहीं अगर सपोज करो मैं, देखो ये इसको हल्का सा मैंने क्या कर दिया, लूज़ कर दिया, अब देखो उस लेवल का नहीं आ रहा है ना। अरे भाई देखो जान गीला हो जा रहा पूरा, देख रुक जा, ये स्पीकर निकालने दो पहले। हाँ, अब अगर मैं इसको ऐसा करूँगा अब उस लेवल का नहीं आएगा इसमें। और वही अगर मैं सपोज करूँ उसको पूरा पैक कर दूँ, क्यों नहीं हो रहा मालूम, कि देखो ये अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। और अब अगर मैं सपोज करूँ उसको पैक कर दे रहा, अब अंदर की हवा में एटमॉस्फेयर के बराबर का प्रेशर नहीं रहेगा। अब अंदर जो भी हवा है जो कैद है उसकी जो प्रेशर है वो होगा। अब धीरे धीरे देखो अब थोड़ा सा प्रेशर ये अंदर का है ना, ये हवा जो है बाहर की निकल रही है। और अब यहाँ से क्या होगा, अब जो अंदर हवा थी उसको मैं एकदम ज़्यादा स्पीड दे रहा हूँ ऐसा प्रेस करके, तो जैसी स्पीड दिया मैंने तो अब देखो थोड़ी देर के बाद वो तेज़ी से फिर बाहर निकला इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। क्या, कौन सा, ओके। और फिर उसके बाद आप देखो एक और सिस्टम आता है आजकल, पैकेज्ड कंटेनर्स, है ना। अब उसमें क्या होता है, गैस अंदर कंप्रेस्ड होती है, जैसे कि आपके परफ्यूम की बॉटल्स हैं, डिओ स्प्रेज है ना। आप देखते एक बॉटल होती है जिसके अंदर ऑलरेडी गैस को पैक करके भर रखा जाता है ना। जनरली कहा जाता है कि उसको दूर रखो,
आग से, फिर भी लड़के लोग देखते, फिर अगर बोले दूर रखो, बोले कि अब देखते ट्राई करके आग में डाल के क्या होता करे, है ना। जो चीज़ नहीं बोला वो पहले ट्राई करके देखेंगे, बोले, है ना बेटा। अगर उसमें क्या करते मालूम कि अगर वो उसके अंदर, अगर मान लो आपने डायरेक्ट वो परफ्यूम की जो बॉटल है जो कि ऑलरेडी उसमें गैस भरी हुई है, तुमने अगर ऐसा फेंक दिया, अंदर क्या है, अल्कोहल है, फ्लेमेबल कंप्रेस्ड गैस है, ऐसी गैस जो दबा के भरा है, ऐसा ब्लास्ट होगा दाड़ करके एकदम, क्योंकि गैस एक्सपांड हो रही, बहुत सारी गैस दबा के रखे अपने अंदर, और उसको एक्सपांड तुम हीट कर रहे तो वो एक्सपांड हो रही, और एक्सपांड होने की वजह से धड़ के ब्लास्ट होता फिर वो। तो भाई ऐसे खेल खेलना नहीं, फिर भी खेलना है तो बहुत दूर से खेलना, मगर नहीं खेलना, पहली बात तो नहीं खेलना, है ना। ज़बरदस्ती साला मेरे बोले, सर ने बोले थे दूर से खेलना, मैं दूर से ट्राई करके देखते हैं, करते थोड़ी से। अभी होना क्या काम है यार। ओके, समझ में आया बेटा आपको ये? तो ये होता है वर्किंग ऑफ एटोमाइजर। तो हम लोग जब क्या करते हैं, इधर ध्यान दो, अंदर जो कंटेनर्स जो होते हैं हमारे परफ्यूम की जो बॉटल्स होती है, जो डीओज जो होते हैं, तो उसमें होता क्या है, अंदर कंप्रेस्ड गैस रखी रहती है। जैसे ही आप ऊपर का नोजल दबाते हैं, वो गैस को बाहर निकलने का आप रास्ता दे रहे हैं पाइप के थ्रू। तो जब वो गैस बाहर निकलती है तेजी से, तो पाइप के अंदर और नोजल के अंदर हवा का प्रेशर क्या हो जाता, कम हो जाता, क्योंकि स्पीड क्या होगी, बढ़ गई। तो वो अब स्पीड बढ़ गई तो हवा का प्रेशर क्या हो जाता, कम हो जाता, जिसकी वजह से अंदर जो फ्लूइड है वो भी बाहर निकलता उसके साथ में, और वो इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स अपना बाहर निकलता है, जिसको हम लोग स्प्रे के फॉर्म में यूज करते हैं। तो वो हमारा वर्किंग ऑफ ऑटोमाइजर। अब एक हम लोग कहेंगे, एक और बर्नौलीज प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ है, ब्लोइंग ऑफ रूफ। ब्लोइंग ऑफ रूफ, OFF ऑफ रूफ, ब्लोइंग ऑफ रूफ, ये भी बर्नौलीज प्रिंसिपल से रिलेटेड। चलिए मैं आपको ये प्रैक्टिकली नहीं, सॉरी, पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताता हूँ मैं। काफ़ी वक्त पहले की बात है, जब मैं हूँगा ग्रेड 1 में हूँगा, मतलब ग्रेजुएशन फर्स्ट या सेकेंड ईयर की बात होंगी अराउंड। तो हमारा एक जो खेत था, हमारे यहाँ अक्सर वहाँ पर प्याज उगाया जाता था, प्याज की बुआई होती थी खेत में। तो वहाँ पर क्या होता कि गोडाउन्स बनाते थे, है ना, प्याज को रखने के लिए। तो एक काफ़ी लंबा गोडाउन बनाए हमारे भाई ने, बड़े भैया ने एक बहुत बड़ा लंबा गोडाउन बनाया उस वक्त में। और जैसा कि उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में बहुत वो नहीं था कि भाई इतने लोग अवेयर नहीं थे चीज़ों को लेकर। तो हम लोग ने क्या किए, जो वहाँ की लकड़ियाँ होती है, बारीक बारीक लकड़ियाँ होती है कपास की, जिसको पराठी करके बोलते हैं, शायद आप जानते होंगे इस बारे में, है ना। बॉयज़ लोग जानते होंगे, गर्ल्स नहीं जानते होंगे। पराठी मालूम है आपको? गर्ल्स को मालूम है, चलो अच्छी बात है। पराठी तुराटी करके, ना, तुअर के झाड़ की जो बारीक लकड़ियाँ रहती है उसको तुराटी, कपास के झाड़ के जो रहते हैं वो पराठी बोलते हैं। तो उससे क्या करें हम लोग ने, ऐसे जैसे पहले वॉल्स बनाए अच्छे से, और बड़ा था, मतलब यहाँ से लेकर ये, मतलब ये घर तक के तो लंबा होगा वो, इतना बड़ा वो था, पूरा गोडाउन जैसा बनाए थे। और हमने क्या किए, पूरा जो इस तरह से दीवारें बनाए, और उसके ऊपर हट जो था वो पूरा ऐसा क्लोज लगा दिया हमने, पूरा पैक ऐसा हम लोग ने, पूरा ऐसा हट को पूरा ऐसा चिपका के कि ज़रा सा भी हवा ना जाए अंदर। हम लोग ने ये सोचे थे कि हवा जाएगी तो ऐसा जाके वो हवा घुस के उसको उड़ा देंगी यहाँ से, हमारा ये अंदाज़ा था, है ना, कहीं हवा घुसेंगी ऐसी और जाके उखाड़ देंगे ऊपर के। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने क्या किए कि भाई हम लोग ने उसको पूरा पैक रखे। दूसरे दिन पूरी मेहनत, दिन भर मेहनत करने के बाद जब दूसरे दिन हम लोग आए, हमने देखे पूरा उखड़ा हुआ ये। अरे बाप, अब ये क्या हो गया? तो हमको क्या लगा कि अच्छा वो जो रस्सी हम लोगों ने बांधे थे वो कम थे। तो बोले भाई एक काम करते हैं, है ना, लोहे के जो तार आते हैं ना, सेंट्रिंग तार जो बोलते हैं, तो उससे उसको बांधेंगे। तो फिर से वापस से पूरा हम लोग ने प्लास्टिक ज़रा से भी हवा नहीं घुसना, नहीं निकलना, प्लास्टिक ये सब करे हम लोग ने, अच्छा मोटा बनाए, और उसको पूरा सेंट्रिंग तार से ऐसा पूरा मजबूत बांध के रख दिए कि ज़रा सा भी नहीं निकलना। ठीक है, 1 2 3 दिन, 2 दिन टिका हो, तीसरे चौथे दिन आए हम लोग ने, फिर से छत उड़ी। हवा तेज़, खेत रहता, खाली मैदान, हवाएं तेज़ चलती वहाँ पर, छत वहाँ पर उड़ी। अल्ले आफत, ये क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। फिर एक बंदे ने कहा कि भैया तुम ये हवा को घुसने को जगह दो, बोले प्रॉपर। उस टाइम कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, उस टाइम हमने पढ़ी नहीं जितना। तो अब उसने क्या बोला कि थोड़ा सा गैप दो, बोले
क्या करो कि ये जो आपका मेन वॉल है, ठीक है, और एक यहाँ पर पतला सा शेड, मतलब वो दो सपोर्ट, मतलब यहाँ पर एक समझाऊँ अगर मैं आपको ऐसा कि यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस थी, मतलब हवा को घुसने के लिए अच्छे से स्पेस थी। तो अब मैं ये देख रहा था कि अब यहाँ से हवा ऐसी जाती थी और यहाँ से हवा अंदर से भी जाती थी, और अराउंड 1 हफ्ते तक ये सलामत रही, है ना। 1 हफ्ते के बाद ये छत गायब थी, मगर उसके पीछे का रीज़न हवा नहीं, इस बार चोर थे। चोरों ने लेके चले गए थे वो उखाड़ के, उसे प्लास्टिक शीट डालते हैं ना हम लोग, तो पूरा शीट वीट उखाड़ के, वो प्लास्टिक शीट महंगी आती थी, तो पूरा अब यहाँ से वहाँ तक की पूरी वो कुछ 1000 में बिकती थी वो, तो उसको उठाए, पूरा तार वार काटे उन्होंने, उठा के लेके चले गए वो। खैर, मगर इतना तो समझ में आ गया कि भैया इस बार हवा रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, मतलब ये टिका हुआ था। तो बोले इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल वंस अगेन। बोले कैसे, जो हमारा नॉर्मल, अगर मैं रूफ़ कहूँगा, मैं ये नॉर्मल रूफ़ है, ये हट है, अगर कहूँगा अंदर जैसा हम यहाँ है अभी, यहाँ इतनी तेज़ी से हवा कुछ आ तो नहीं रही, मगर फिर भी हम आसानी से सांस ले पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो एटमॉस्फेयर हमारे सराउंडिंग है यहाँ पर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सारी हवाएं, गैसेस यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए लंग्स को बहुत ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करना। हाँ, थोड़ी देर के बाद होता है, गर्मी के मौसम में बहुत होता है, इसलिए अभी एग्जॉस्ट का चल रहा है, क्योंकि भाई बाद में क्या होता है, थोड़ा सा बोलते हैं दम घुट रहा, क्यों, क्योंकि प्रेशर हो जाता लो, फिर लंग्स को इनहेल करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है ना। अब ऐसा नॉर्मली अभी तो काम चल जा रहा है, तो भैया अब यहाँ पर जो हवाएं रहती वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहती के बराबर रहती। जब बाहर शांत वातावरण है और यहाँ का भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही रहेगा, मगर मान लो तेज़ हवाएं चलने लगी, तूफ़ानी हवा, तेज़ हवा जब ये चलने लगेगी, तो जब यहाँ से हवा की स्पीड बढ़ जाएगी, तो जहाँ हवा की स्पीड बढ़ती है तो क्या होता है, प्रेशर कम होता है, तो ये लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा, और अंदर क्या हो गया, हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, छत को, है ना, अंदर से ही ऊपर की तरफ फोर्स फील होने लगेगा, है ना। और अगर छत कमज़ोर रही है, लकड़ी वकड़ी की बनी रही, ऐसी रही, तो क्या कर देगा, उसको सीधा उखाड़ देगा, है ना। ये अक्सर हम लोग देखते हैं अमेरिका साइड में बहुत देखने को मिलता है ये चीज़ें। हाँ, सेंड कर दिया। ये वेस्टर्न साइड में बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर घर कंक्रीट से ज़्यादा लकड़ी से बनाए जाते हैं। शायद आपको मालूम हो, जो थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, तो वेस्टर्न साइड में, अमेरिका साइड में, कनाडा साइड में जो घर है, वहाँ पर जंगल बहुत ज़्यादा है, आबादी कम है, जंगल ज़्यादा है, तो वहाँ पर इतना मुश्किल नहीं है, वो लोग घर लकड़ी का बनाते हैं, और वहाँ पर तूफ़ान आना भी कॉमन बात है। तो वहाँ पर अक्सर देखते हैं कि तूफ़ानों की वजह से पूरा का पूरा घर उखड़ जा रहा है, पूरी छत उखड़ जा रही। तो दिस इज़ मेनली ड्यू टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, कि जहाँ पर स्पीड ज़्यादा रहेगी वहाँ पर प्रेशर कम रहेगा, और इसी वजह से हवा की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से, है ना, ये प्रेशर कम होने की वजह से अंदर का प्रेशर हाई हो जाता है, अंदर की जो हवा है वो बाहर, मतलब बाहर स्पीड फोर्स से बाहर निकलने की कोशिश करती है ना, क्योंकि कोई भी चीज़ हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन में जाना चाहती है, तो इसी वजह से ये छत जो है उड़ जाती है। आया समझ में आपको? तो ये सारे जो आपने प्रिंसिपल्स देखे, ये सब के सब बर्नौलीज प्रिंसिपल से रिलेटेड थे। और देखो नोट्स में और कुछ बचा क्या, एप्लीकेशन हो गए पूरे, ठीक है, बस इसको पढ़ लेना घर पे जा। हर एक बचा डायनामिक लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन, डायनामिक लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन। तो देखो अब हमारा एक और है, एक बचा है डायनामिक लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन, 6th डायनामिक लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन। ध्यान दो बेटा इधर, डायनामिक लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन का डायनामिक लिफ्ट। जब डायनामिक कोचिंग क्लास एरोप्लेन को ऊपर उठाती है तो बोले डायनामिक लिफ्ट, ऐसा कुछ नहीं। डायनामिक लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन का मतलब क्या होता है, देखो कैसा है, जब आप प्लेन के विंग्स को देखेंगे, क्रॉस सेक्शन को, इवन बर्ड्स की भी आप देखेंगे विंग्स के क्रॉस सेक्शन को, तो कुछ इस तरह से रहता है ना। तो जो हमारे प्लेन है, एरोप्लेन जो है, इसके अगर विंग्स इस तरह से है पूरे इसके, और इसको मैं ऐसा काटूंगा विंग को, तो जब काट के इस साइड से मैं अगर देखूंगा, इधर का सेक्शन में अगर देखूंगा, तो ये मुझे ऐसा नजर आएगा। नीचे वाला हिस्सा सीधा सीधा प्लेन है ना, ऊपर वाले हिस्से में थोड़ा सा राइज हुआ है और फिर एकदम से स्लांट हुआ है। इससे क्या फर्क पड़ता है, देखो इधर, ये हमें प्लेन को ऊपर उठाने में मदद करता है ना। वैसे प्लेन को ऊपर उठाने में एक और फैक्टर होता है, फ्लैप्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्लैप्स मालूम है आपको,
आपने देखे होंगे प्लेन के जो विंग्स होते हैं उसमें ऐसा नीचे लगा रहता है, ऐसा ऊपर उठाने के लिए ना, ऊपर नीचे करने के लिए रहता हूँ, वो भी एक इंपॉर्टेंट रहता है, मगर वो मेंटेन करना एक लेवल पे, उसको प्लेन को मेंटेन करने के लिए एक लेवल पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है विंग्स का कंस्ट्रक्शन। इवन बर्ड्स के जो विंग होते हैं ये भी इसी शेप में होते हैं। तो ऐसा क्या होता है, देखो जब प्लेन आगे बढ़ता है तो उसकी जो नीचे की जो हवाएं हैं वो कुछ इस तरह से जाती है। देखो जो नीचे का प्लेन वाला सेक्शन है उसमें तो कोई मसला नहीं है, जो विंग्स है इस तरह से जा रहे हैं, उसके विंग्स, उसके नीचे से हवा इस तरह से जा रही है, प्लेन फॉर्मेट में जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये हिस्से में क्या होता है, देखो जब यहाँ पर आती है तो पहले तो हवा जमा हो जाती है इधर, मतलब जाने में जैसा एक तरह से दिक्कत हो जा रही है। अब ऐसा है कि आप किसी को, इंसान को अंदर रोक के रखो, फिर एकदम से जाने के लिए दरवाज़ा खोलो, क्या होता है, तेज़ी से भागते हैं ना, जुमे की नमाज में है ना, जैसी ही नमाज हुई सलाम फेरे, है ना, दुआ तो रहेगा, जो दुआ भी रहे तो दर 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 बाहर निकल, जैसे चलो ठीक है, कुछ लोग थोड़े से है ना दुआ पढ़ के बाहर निकलते हैं, है ना, जैसी दुआ पढ़े दर 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 बाहर निकलना चालू हो जाते हैं। तो भैया अब क्या हुआ कि बोले भैया पहले आपने जैसे ऐसा लगा तो उनको रोक के रखे आपने, है ना, वो ह्यूमन टेंडेंसी है, ये छोड़ो आप हर जगह, अरे आप मूवी थिएटर में भी अगर देखो भाई आपको लग रहा नहीं सर शायद से नमाज नहीं, वो ह्यूमन टेंडेंसी है, उसको भाई जल्दी 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 बस निकलना रहता है कोई भी से। अब आप देखो, आप ये अगर इवन थिएटर, बहुत अच्छी थिएटर थी, सब था, मूवी आपने इन्जॉय कर, सब ठीक था, मगर जैसी दरवाज़ा खुला मैं पहले जाऊँगा, आराम से जा सकता था ना, वो अंदर एसी लगी है कोई मसला नहीं, मगर फिर भी वो जल्दी जल्दी जाके दरवाजे के पास से भागने की कोशिश करेगा। तो भाई ऐसा है कि वही मामला हो रहा है यहाँ पर हवा का भी, कि आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे और एकदम से तुमने जाने के लिए जगह दे दी है, ये खुली जगह है ना, फिर बाद में यहाँ से हवा रुकी 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 रुकी, यहाँ पर रुकती आ रही रुकती आ रही रुकती आ रही, रुक तो नहीं रही मगर क्राउडेड हो जा रही, मतलब यहाँ जो पार्टिकल्स है यहाँ क्राउडेड हो जाएंगे, एकदम इसी जगह पे ज़्यादा क्राउडेड हो जाएंगे। फिर उसके बाद तुमने यहाँ क्या दे दिया, एकदम ओपन स्पेस भागने के लिए, तो जैसी ओपन स्पेस दिया भागने के लिए तो यहाँ हवा तेज़ी से भागेगी। अब जब हवा यहाँ तेज़ी से भागेगी, ये स्पीड क्या होगी हवा की, यहाँ पर हाई हो जाएगी, जहाँ वेलोसिटी हाई वो प्रेशर लो, और यहाँ तो अपने नॉर्मल स्पीड से जा रहा था, तो ऑटोमेटिकली इसके मुकाबले ये तो हाई प्रेशर रीजन, तो इसको ऊपर की तरफ क्या फील होगा, फोर्स फील होगा, है कि नहीं। और वो आप देख सकते हैं कि आपके प्लेन को एक लिफ्ट मिलता है, यानी ऊपर ऐसा लगता है जैसे ऊपर की तरफ कोई उठा रहा है ना। तो ये होता है आपका डायनेमिक लिफ्ट ऑफ द एरोप्लेन, विच इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल। आया समझ में, ठीक है। चलिए अब न्यूमेरिकल्स की तरफ जाते हैं। तो देखिए मेरे सामने दो प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू बर्नौलीज इक्वेशन। पहला, a given figure shows streamline of a non-viscous liquid having density 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जैसा कि यहाँ पर ये पाइप में से एक स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है लिक्विड का, और इसमें से लिक्विड बाहर निकल रहा है, लिक्विड की डेंसिटी सो एंड सो दी हुई है। द क्रॉस सेक्शनल एरिया एट पॉइंट ए इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एट पॉइंट बी इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। द स्पीड ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट ए इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बोथ पॉइंट्स ए एंड बी आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। कैलकुलेट द डिफरेंस इन प्रेशर। तो हमें डिफरेंस इन प्रेशर कैलकुलेट करना है, हम लोग यहाँ बर्नौलीज प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे। देखो प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल्स प्लस हाफ ऑफ रो वी ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट बी प्लस हाफ ऑफ रो वी बी का स्क्वायर, है ना। अब मैं जानता हूँ कि यहाँ प्रेशर कम रहेगा क्योंकि यहाँ पर एरिया कम है तो स्पीड ज़्यादा रहेगी फ्लूइड की, है ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो भाई यहाँ पर वेलोसिटी कम रहेगी। इसको इधर लेके आ जाओ, पी ए माइनस पी बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ रो, ओके, वी ए का स्क्वायर माइनस वी बी का स्क्वायर। मुझे स्पीड कहाँ निकालना है, नहीं डिफरेंस इन प्रेशर निकालना है। अच्छा मुझे क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, ओके। मेरे को दोनों जगह की स्पीड दी है क्या, नहीं, तो स्पीड ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट ए दिया हुआ है बस। तो मुझे अगर ये डिफरेंस इन प्रेशर निकालना है तो मुझे चाहिए क्या, डेंसिटी है मेरे पास, स्पीड ऑफ फ्लूइड ए है मेरे पास, बी का है क्या, नहीं। कौन बताएगा कैसे कैलकुलेट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की मदद से। तो एरिया ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ एट ए इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बी, स्पीड ऑफ बी। अच्छा एरिया ऑफ ए कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए कितना है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना है 5, ये बी कितना बेटा 1, और ये बी बी, तो वी बी इज इक्वल्स टू हाउ मच 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेल दैट्स ओके।
और पी ए माइनस पी बी, जिसको मैं डेल्टा पी बोलता हूं, विल बी हाउ मच, हाफ ऑफ रो, रो इज हाउ मच 10⁻³ वी ए, यानी वी ए का स्क्वायर, यानी वी ए कितना भैया 5, वी बी माइनस वी ए होना चाहिए था, इधर जाने चला, ये वी बी का स्क्वायर माइनस वी ए का स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए था, सॉरी, हाँ वी बी पहले, तो वी बी का कितना आएगा 10 का स्क्वायर, यानी कि 100 और माइनस 25, ओके ठीक है, तो कितना हो जाएगा 75, तो 75 अपॉन 2 इंटू 10⁻³ अच्छा ठीक है, ये कितना हुआ फिर 37.5 इंटू 10⁻³। अब ये देखो, ये सब CGS में, अगर मैं थोड़ा आसान से कहूँ, बोले सर प्रेशर का CGS क्या हुआ, तुम एक काम करो ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के फॉर्म में लिखो। बोले मतलब क्या, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता, m1 L-1 T-2, यानी किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे भाई प्रेशर का डायमेंशन क्या है, m1 L-1 T-2 है ना, ठीक है। मास का किलोग्राम, उसका पावर 1, मीटर इनवर्स सेकेंड -2 यानी किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका CGS फॉर्म क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो इसका CGS फॉर्म क्या हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आप बोलेंगे सर नहीं, हमको तो ऐसा सिस्टम में लिखना है, हम तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, पास्कल्स में लिखना चाहिए। यहाँ से कन्वर्ट करके देखो ना वैल्यू, तुमको आसान जाएगा ये 37.5 इंटू 10⁻³ ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा, 10 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो, कितना होगा 10⁻³ सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो -2, है ना, -3 ऊपर नीचे -2, कितना हो जा रहा है -1, सेकंड का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, तो ये हो जा रहा है 10⁻⁻1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 37.5 इंटू 10⁻² किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि पास्कल्स बोल सकते, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं इस तरह से। अब आगे देखो बेटा, या न्यूटन से भी पता लगा सकते हैं, 1 न्यूटन इज CGS में तो डायन आएगा। खैर ये एक हुआ हमारा तरीका कैलकुलेट करने का, और अब देखेंगे दूसरा, ये सॉरी तरीका नहीं, दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। द प्रेशर ऑफ वाटर इनसाइड अ क्लोज पाइप इज 3 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मान लो तुम्हारे पास ये कोई पाइप है जो किसी नोजल से बंद किया हुआ था, है ना, और अंदर पूरा पानी ऐसा बंद था, और यहाँ पर प्रेशर कितना था, इस जगह पे प्रेशर P1 3 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जैसे ही तुमने ये ओपन किए, यहाँ से धर 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 पानी बाहर निकलेगा, है ना, और जब पानी बाहर निकलेगा तो यहाँ का प्रेशर कितना आएगा P2 2 इंटू 10⁻5 2 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द पाइप। यहाँ से जो पाइप में से पानी निकल रहा होगा उसकी स्पीड क्या होगा वो आपको पता लगाना है। एरिया नहीं दिया ना, ठीक है, मतलब ये स्पीड को निग्लिजिबल लेना पड़ेगा फिर आपको। तो चलो ठीक है, तो P1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ रो V2 का स्क्वायर। आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वंस अगेन H को आप कैलकुलेट नहीं करोगे, H को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भैया वो पाइप जो है सेम लेवल पे है, ठीक है। V1 को आप अप्रॉक्सीमेट 0 पकड़ के चलो, क्योंकि यहाँ से पानी का जो फ्लो रहेगा काफ़ी स्लो कम रहेगा। तो अब अगर मैं यहाँ लिखता हूँ P1 कितना है 3 इंटू 10⁻5, इसको 0 पकड़ लिए, उसका स्क्वायर है ना यहाँ पर, और ये कितना है 2 इंटू 10⁻5 हाफ ऑफ 10⁻3 V2 का स्क्वायर, 4 इंटू 10⁻10 9 इंटू 10⁻10 और -4 10⁻10, और ये हो जाएगा हाफ इंटू 10⁻3 V2 का स्क्वायर।
ये हो जाएगा 4 पे 5, 5 और ये 2 10, 10⁻10 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, हाफ कहाँ से 10⁻3 V2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कुल मिला के V2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10⁻7, 10 इंटू 10⁻7, V2 इज इक्वल्स टू 10⁻, अंडर रूट ऑफ 10⁻8 यानी 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। लेट मी चेक द आंसर, एम आई राइट और नॉट। गलत आ रहा है, कुछ गड़बड़ हुई है। ये स्क्वायर कहां से आ गया? प्रेशर का स्क्वायर कहां से आ गया? फ्लो में लिख दिया मैंने गलत हो। खैर वंस अगेन, P1 कितना है 3 इंटू 10⁻5 प्लस ये तो 0 हो जाएगा। अब P2 कितना है 2 इंटू 10⁻5 प्लस हाफ ऑफ 10⁻3 इंटू V2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 10⁻5 इंटू 1/2 इंटू 10⁻3 इंटू V2 का। अबे नालायक को इधर ध्यान दो, है ना। अब ये हो जाएगा देख 10⁻5 माइनस 3, ये हो जाएगा 10⁻2, 2 इंटू 10⁻2 इज इक्वल्स टू V2 का स्क्वायर 200 मतलब। तो V2 इज इक्वल्स टू √2 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 14.14 मीटर पर सेकेंड। तो 14.14 मीटर पर सेकेंड, दिस इज अ आंसर। ठीक है। और भी एक दो कुछ न्यूमेरिकल्स बाकी है, वो कल उसमें लेंगे सर। अभी सर के लेक्चर का भी टाइम हो गया, तो बाकी का मैं देखता हूँ कल।